हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं पीयूष सर आज आपको सामाजिक विज्ञान के लेसन 1, जहां पे आपने अभी पिछली वीडियो में देखा कि मैंने आपको फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई, क्यों वहां तानाशाही शुरू हुई, क्या उनके कारण रहे, कौन था लुई 16वां, कौन थी मेरी एंतोइनेट, तो पूरी कहानी जानने के बाद आप लोगों के लिए अगला पार्ट है तैयार, जिसका नाम है आज क्या वही नाम है, बस पार्ट 2 हो गया है। क्या? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पार्ट 2। तो आज इसमें हम पढ़ेंगे इटली का एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण के बारे में, जो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी। और आपके अर्धवार्षिक परीक्षा हो चाहे आपकी वार्षिक परीक्षा हो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक। तो इस लाइव अब आपको करना क्या है, इसको वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहना, क्योंकि मैं क्वेश्चन भी बीच बीच में आपसे करूंगा और आपको आंसर भी देते जाना है। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के लेक्चर की। आप देख रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पार्ट 2। अब सबसे पहले राष्ट्रवादी उदारवाद का अर्थ क्या होता है। राष्ट्रवादी उदारवाद का अर्थ क्या होता है? उदारवाद के बारे में आप जानते हो, शांति से, ठीक है, शांति की प्रक्रिया ही उदारवाद है। तो 19वीं शताब्दी के आरंभ में, 19वीं शताब्दी के आरंभ में राष्ट्रीय एकता के विचार उदारवादी विचारधारा से अधिक जुड़े। लोगों ने सोचा कि यदि हमको यानी देश हित के लिए अगर कोई काम करना है तो हमको लड़ के, हमको ज्यादा हिंसा करके नहीं, हमें एक शांति की प्रक्रिया अपनाते हुए हमें क्या करना है, अपने देश में हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ना है। यानी उन्होंने उदारवाद से जुड़ने वालों व्यक्तियों की संख्या अधिक होने लगी। अब उदारवाद का अर्थ है कि व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता का अधिकार था। ठीक है, व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता का अधिकार, यह उदारवादियों की मांग थी। अब फ्रांस में वोट देने और निर्वाचित करने का अधिकार विशेष रूप से धनी वर्गों को दिया गया था। फ्रांस में क्या था, वोट कौन दे सकता था? जो पैसा, जिसके पास बहुत ज्यादा काफी पैसा हो, जो जिसको कर नहीं देना होता था, यानी जो गरीब मजदूर जिनको कर देना पड़ता था, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। अब बताए, यहां पे एक दोहरी नीति की बात की जा रही थी, यानी हम कर देंगे, हम ही मेहनत करते हैं और हम ही अनाज उगाते हैं, हम ही आपके कंपनी के लिए सब कुछ है। यानी मजदूरों के बिना क्या कंपनी है भाई, लेकिन उनको कोई अधिकार नहीं है, आपको अधिकार है। आप सत्ता के पे बैठने वाले को आप चुनोगे, हम नहीं चुनेंगे, तो किसका मालिक होगा? तब तो वो आप ही का होगा, हमारे लिए क्या करेगा वो? तो 1834 ईस्वी में फ्रांस की पहल पर एक शुल्क संघ जाल्वेराइन का गठन किया गया। जाल्वेराइन क्या था? प्रश्न पूछता है जाल्वेराइन क्या था? तो जाल्वेराइन फ्रांस की सहमति पे 1834 में, ठीक है, बनाया गया एक शुल्क संघ था। फीस की, ठीक है, कमेटी इसको कहते हो। एक शुल्क संघ था जिसमें शुल्क अवरोध होगा, यहां पे शुल्क अवरोध को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई। जो शुल्क का अवरोध था, यानी फीसों का, वो शुल्क अवरोध खत्म करके उनकी संख्या 2 कर दी गई। ये शुल्क अवरोध पहले 30 हुआ करते थे। कितने? 30। अब फिर हम बात करेंगे अब जाल्वेराइन को विस्तृत रूप से। देखिए, जाल्वेराइन एकदम आपका लघुत्तरी प्रश्न में, अति लघुत्तरी में, बहुविकल्पी में पूरा संभावित क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका सन याद रखेंगे, ये है क्या, ये याद रखेंगे। तो सन 1834 ईस्वी में
प्रसा की पहल पर एक शुल्क संघ जालवेराइन, ठीक है, किस पहल पे? प्रसा के पहल पर एक शुल्क संघ जालवेराइन की स्थापना हुई। कब? 1834 ईस्वी में हुई। ये डेट आपको भूलना नहीं है। कौन सा वाला? यही 1834, ठीक है। जालवेराइन क्या था? एक शुल्क संघ था। अब इसने शुल्क अवरोधों को समाप्त करके क्या किया? प्रचलित मुद्राओं के दो ही प्रकार निर्धारित किए। जो मुद्रा चलन में थी उसमें बस दो ही मुद्राओं को क्या किया? प्रचलन में लाया। यानी पहले जो मुद्राएं 30 हुआ करती थी, अब मात्र 2। भारत में क्या है? मात्र एक ही चलता है, रुपया। अब आते हैं जालवेराइन के बाद क्रांतियों का दौर। क्रांतियों का दौर, क्रांति आंदोलन कब शुरू हुए, कैसे शुरू हुए? तो 1830 से 48 तक की हम बात करते हैं। क्रांतियों का दौर था। हुआ क्या? फ्रांस का विद्रोह किस प्रकार भड़का था? तो यूरोप में प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। फ्रांस में पहला विरोध शुरू होना कब हुआ? आपका जुलाई 1830 में, जिसे जुलाई क्रांति के नाम से जानते हैं। कोई अगर आपसे क्वेश्चन करे जुलाई क्रांति कब हुई थी यूरोप में? 1830 ईस्वी में। कहां से शुरू हुआ था? वो था फ्रांस, ठीक है। एक विद्रोह फैला जिसने बेल्जियम को यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ब्रुसेल्स नीदरलैंड से अलग कर दिया। यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ब्रुसेल्स से क्या किया? वहां से एक नीदरलैंड का अलगाव हो गया, एक नीदरलैंड अलग राष्ट्र के रूप में परिणत हो गया। अब ग्रीस में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष 1821 ईस्वी में हुआ। जो ग्रीस एक राष्ट्र था, ग्रीस भी एक क्या है? देश। यह भी अपने आप को राष्ट्र राज्य बनाना, तब तक वो उनके अधीन था। अब 1821 ईस्वी में इसने भी क्या किया? विरोध करना शुरू किया। और 1832 ईस्वी में, ठीक है, कुस्तुनतुनिया संधि, ये जगह का नाम है कुस्तुनतुनिया, जहां पे जो बात विचार होते हैं उस स्थान के नाम से उनका रख दिया जाता है कि ये संधि है, ठीक है। अब देखिए, तो 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की संधि ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में क्या किया? ग्रीस को मान्यता दे दी। तो ग्रीस गणतंत्र कब हुआ? ग्रीस एक नए राष्ट्र के रूप में कब उत्पन्न हुआ? 1832 ईस्वी में हुआ। और नीदरलैंड कब अलग हुआ? 1830 में अलग हुआ। अब हम आएंगे अगले टॉपिक की तरफ। रूमानी कल्पना और राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय, ठीक है। ये छोटा सा रूमानी में संस्कृतियों से रिलेटेड चीजें, तो देखिएगा, राष्ट्रवाद के विकास में युद्ध, क्षेत्रीय विस्तार तथा संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और पोलैंड जो अब तक एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में अस्तित्व में नहीं था, वह संगीत और भाषा के माध्यम से राष्ट्रवादी महसूस करने लगा था। जिस पोलैंड में क्या था? कोई अस्तित्व नहीं था जिसका, अब वह संगीत और भाषा के माध्यम से अपने आप को यह समझने लगा कि अब हम राष्ट्रवादी होने लगे हैं, अब हमारे अंदर भी एक देश भावना जग चुकी है। ये पोलैंड की बातें थी। लो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको इतिहास का एक बहुत ही बड़ा फैक्ट कहते हैं, जहां पे हर देश परेशान हुआ था, आर्थिक मंदी। पूछता है आर्थिक मंदी कब और क्यों हुई? तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। पहले और
पहला काम कि अब तक जितने लोगों ने वीडियो। दोस्तों, अगर आप क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट और आपको 2022 में यूपी बोर्ड का पेपर देना है तो अब आप इंडिया के नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सकते हो। और अभी आपके लिए गुड न्यूज़ है, जो स्टूडेंट अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया उनको मैं बता दूं, अभी तक आपको सिर्फ 10% का डिस्काउंट मिल रहा था शुभम UP10 कोड यूज़ करने पर, लेकिन अनअकैडमी स्पेशल प्राइस वीक में आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप एक बैच भी ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की प्रॉपर लाइव क्लास मिलेंगी। जो भी डाउट रहेगा आप इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा पूछ सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, टेस्ट होंगे और प्रॉपर आपका हर सब्जेक्ट का सिलेबस टाइम पे खत्म किया जाएगा और रिवीजन भी कराया जाएगा। अगर आपका भी सपना है 90+ फोड़ना, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इस बैच का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप जिस भी क्लास में हो उस पर इनरोल करो। और जब भी आप बैच को ज्वाइन करना है तो 10% डिस्काउंट तो स्पेशल प्राइस वीक में मिल ही रहा है, लेकिन आप ये कोड यूज करोगे शुभम UP10 तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 20% ऑफ। ये सिर्फ 24 सितंबर तक है। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी शुरू करें। वीडियो देखा है आप उसको लाइक भी करते जाइएगा, ठीक है। और आगे की प्रक्रिया तो होती ही रहेगी, सब्सक्राइब भी करना है आपको अगर नहीं किए हैं तो। और मैं आपको बता दूं कि आपको अनअकैडमी पे आपको फ्री लाइव क्लास मिलती है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार रात 9 बजे, ठीक है। तो आप पीयूष कुमार, ठीक है, क्लास 10th यूपी बोर्ड आप अनअकैडमी ऐप पे सर्च कर सकते हैं। तो अपने मोबाइल में पहले अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें और सर्च करें पीयूष कुमार, ठीक है, सामाजिक विज्ञान। तो आपको उसमें लाइव क्लासेज होंगी जहां पे आप हमसे तुरंत डाउट अपने पूछ सकते हैं और हमसे बातें कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आर्थिक मंदी की। ईस्वी के दशक में यूरोप में बड़ी आर्थिक मंदी है। दशक मतलब उसका जो 10 साल करीब मान लो 1830 में शुरू हुआ, वो जो दशक चल रहा था, जिसमें 1845 ईस्वी में सिलेसिया गांव के मजदूरों ने ठेकेदारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और अधिक वेतन की मांग की। क्यों सिलेसिया के गांव के मजदूरों ने क्यों विद्रोह किया? क्योंकि उनको काम के घंटे ज्यादा होते थे, मजदूरी एकदम समझो चवन्नी, यानी एकदम कम मजदूरी मिलती थी। तो विद्रोह तो होगा ही। अगर हम आप से ज्यादा मेहनत कराएं और हमको मजदूरी कम मिले तो ये कैसे संभव हो सकता है? अब 1848 ईस्वी में भोजन की कमी के कारण जनता पेरिस की सड़कों पर आ गई और लुई फिलिप को पद से निरस्त कर दिया गया। लुई फिलिप को क्या हो गया? 1848 ईस्वी में जो लुई फिलिप था, जनता भोजन की ऐसी समस्या उठी, जनता एकदम परेशान हो उठी। खाने को जब जाहिर सी बात है, जब हमारा पेट खाली रहेगा तो सामने वाला हमको एकदम अच्छा नहीं लगेगा। और भी उस शासक के कारण, जिसके कारण हमारे ऊपर भूखमरी के आई है, तो हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं? जनता पेरिस की सड़कों पर आई और लुई फिलिप को अपने पद से हटना पड़ा, निरस्त कर दिया गया लुई फिलिप को। अब नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा की, जिसमें 21 वर्ष से ऊपर वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त किया गया तथा काम के अधिकार को सुनिश्चित किया गया, ठीक है। नेशनल असेंबली ने आएगा कि नेशनल असेंबली ने कितने आयु के लोगों को मत का अधिकार दिया था? तो 21 साल के। और काम के जो अधिकार थे, यानी कितने घंटे काम करने हैं, यह निश्चित किया गया। तो आर्थिक मंदी कब आई थी? जिसका प्रभाव, वैश्विक प्रभाव पड़ा था 1830 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1848 उदारवादियों की क्रांति। अब जैसा कि पहले उदारवाद के बारे में मैंने आपको बता दिया, ध्यान दीजिएगा। यूरोप के देशों जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगरी साम्राज्य में
उदारवादियों ने संविधान की मांग को राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग के साथ जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हम संविधान की मांग क्यों कर रहे हैं, हमें एक नए राष्ट्र के ध्वज को लहराना है, एक नए राष्ट्र को पुनर्जीवित करना है। जो राष्ट्र है उससे हम नहीं जानते हैं, हमारा एक नया फिर से पुनर्जीवित राष्ट्र होना चाहिए। तो उन्होंने जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगरी साम्राज्य में जो लोग संविधान की मांग कर रहे थे उनका यही कहना था कि एक नए राष्ट्र का भी होना चाहिए। अब यूरोप के मध्यम वर्गीय लोगों ने विद्रोह की घोषणा की और जिसके परिणाम स्वरूप फरवरी 1948 में राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी। किसने गद्दी छोड़ी थी? लुई फिलिप। अब आपको पता है कि इस विद्रोह में, ठीक है, समर्थन किसने दे दिया? मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास फैमिली ने भी समर्थन दे दिया। ठीक है, ये फैमिली भी एक सम्मानित फैमिली मानी जाती है, जहां पे हम अपने परिवार के लिए हमेशा सोचते ही रहते हैं, हम हर पल जीते हैं अपने परिवार के लिए। तो उस वर्ग ने भी क्या किया? पूरी तरह से उस विद्रोह का समर्थन कर दिया, यानी वो भी विद्रोह में शामिल हो गए। और यूरोप में यह मांग संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संघ बनाने की स्वतंत्रता पर आधारित थी। इस मांग में क्या था? संविधान बनना चाहिए, प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको आजादी हो कुछ भी अपनी बातों को कहने के, संघ बनाने की स्वतंत्रता पर आधारित था। ये तीन चीजें उनकी डिमांड थी। अब ये टॉपिक देख लेते हैं। यहां है कि महिलाओं के लिए राजनीतिक अधिकार की मांग। महिलाओं के लिए राजनीतिक अधिकार की मांग। उदारवादी आंदोलन में महिलाओं के लिए राजनीतिक अधिकार की मांग की गई। उदारवादी आंदोलन में महिलाओं को भी पॉलिटिक्स में शामिल किया जाए, ऐसी मांग उठने लगी। और महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए संगठन की स्थापना की और अखबार निकाले तथा सम्मेलनों में भाग लिया। अब जैसे अब पॉलिटिक्स हमको ज्वाइन करना है तो पहले तो हम अपना पोस्टर छपवाएंगे ही, और पोस्टर छपवाएंगे, गली मोहल्ले में लगाएंगे, ठीक है, फला त्योहार की हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं, ताकि लोग हमको दो चार जाने और ताकि हम अगर कभी जाए हाथ जोड़ के वोट मांगने तो कहे अरे हाँ हाँ अच्छा ये चुनाव लड़त हम कहा। तो वहां पे ये चीजें होती हैं। तो पॉलिटिक्स यही है जहां पे हम अपनी चीजों को क्या करते हैं, पहले प्रदर्शन करते हैं ताकि हमको लोग जाने और पहचाने। 1848 ईस्वी में रूढ़िवादी दल उदारवादी आंदोलनों को दबाने में सक्षम सिद्ध थे। रूढ़िवादी कौन थे? जो परंपरा के साथ चलना चाहते थे, जो चीज चली आ रही वो उसका समर्थन करते थे। उदारवादी क्या थे? वे पूरी तरह सत्ता को क्या है परिवर्तित करने के बारे में सोचते थे। रेडिकल कौन थे? रेडिकल वो थे जो सत्ता में जो चीजें सही नहीं है उनको परिवर्तित करना, यानी कुछ परिवर्तन चाहते थे। जो कुछ परिवर्तन चाहते थे वो रेडिकल थे, जो पूरा परिवर्तन चाहते थे वे उदारवादी थे, और जो एकदम परिवर्तन चाहते ही नहीं थे, परंपरा के साथ बने रहने वाले जो थे, यानी जो चल रहा है उसको चलने दिया जाए, वो थे रूढ़िवादी। तो उन रूढ़िवादियों ने उदारवादियों आंदोलन को, समझिए कि रूढ़िवादी और उदारवादी एकदम विपरीत थे। एक परिवर्तन नहीं चाहता था, एक पूरी परिवर्तन चाहता था। तो उदारवादी आंदोलन को दबाने में सिद्ध हुआ। हैब्स वर्ग प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में तथा रूस में गुलामी हो बधुआ श्रम दोनों को समाप्त कर दिया गया। जो हैब्स वर्ग एरिया था उस एरिया में गुलामी और बधुआ मजदूरी की एक, बस हमने तुमको खरीद लिया है, अब तुमको यहां हमेशा काम करना है, अब यहां से तुम कहीं जा नहीं सकते। तो ऐसी प्रथाओं को, बधुआ मजदूरी और गुलामी जैसी प्रथाओं को समाप्त कर दिया गया। पहले कहां? हैब्स वर्ग क्षेत्र में।
सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी बात कर रहे थे हम, जर्मनी का एकीकरण। इसके बाद आएगा इटली का एकीकरण। एकदम तैयार रहिएगा आप। 1848 देखिएगा, 1848 ईस्वी के बाद यूरोप में राज्य शक्ति और राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए रूढ़िवादियों ने राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रयोग किया। ठीक है, यानी क्या, अब वो लोगों के अंदर देश भावना भरना शुरू कर दिए ताकि वे लोग क्रांति में शामिल ही ना हो, लोगों के भड़कावे में ना आए। हमें भी क्या होता है, कभी कभी आप कभी फील करना, हमको अगर देश में अगर जो चीज गलत हो रही है उस पे हमारा ध्यान न जाए तो हमारे अंदर देशभक्ति भरी जाती है, हमारे अंदर हमारा हिंदुत्व भरा जाता है। हम देशभक्त हैं, इस देश में पैदा हुए हैं तो हम भी देशभक्त हैं, हमारे अंदर भी हिंदुत्व है। जो व्यक्ति जिस धर्म का है सबके अंदर अपने धर्म के प्रति कठोर आस्था है। तो जब किसी भी देश में ऐसी चीजें घटित होती हैं तो वहां पे सबसे पहले क्या होता है, वहां पे अगर उनको किसी तरह अपने देश के साथ जोड़े रखना है तो जाहिर सी बात कि उनके अंदर देशभक्ति को भरना होगा। तो देशभक्ति हमारे अंदर जैसे कूट के भरी है, वैसे वो सोचे कि हम भी क्या करें, हम भी वहां पे। तो यहां पर क्या देख रहे हैं हम कि रूढ़िवादियों ने राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रयोग करना शुरू किया। अब 1848 ईस्वी में जर्मन संप्रदाय के विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर जहां जहां जर्मनी बोली जाती थी, ये जर्मन भाषा बोला जाता था, वह क्षेत्र जहां पे जर्मन भाषा बोला जाता था, निर्वाचित संसद द्वारा उनको नियंत्रित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया। जितने संसद निर्वाचित होकर आए थे उनको मिला के एक राष्ट्र राज्य के रूप में बनाने का प्रयास शुरू हो गया। यानी जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी, 1848 में। कब पूरी हुई, कब जर्मनी राष्ट्र राज्य बना, बस जानने के लिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो देखिएगा, इनके बारे में अगर नहीं पढ़े तो क्या पढ़े, बहुत जरूरी है इनके बारे में पढ़ना। जो क्वेश्चन मैं लास्ट में क्वेश्चन जो आपके सामने रखने वाला हूं, तड़ातड़ जवाब देना है आप लोग। अब ऑटो वान बिस्मार्क ने प्रसा के राष्ट्रीय एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, प्रसा ने यानी जर्मनी के बाहुल्य क्षेत्र ने जो एकीकरण आंदोलन शुरू किया उसका नेतृत्व करता कौन था, ऑटो वान बिस्मार्क। ऑटो वान बिस्मार्क, ठीक है। और फ्रांस और प्रसा के युद्ध ने जर्मनी के एकीकरण का सपना पूरा कर दिया। पूछता है कि जर्मनी के एकीकरण का में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा, तो वो था फ्रांस और प्रसा युद्ध। फ्रांस और प्रसा युद्ध ने, ठीक है, जर्मनी के एकीकरण की तरफ बहुत बड़ा कदम दे दिया, यानी कि एकदम एकीकरण का जो सपना है लगभग पूरा होने लगा। बिस्मार्क को राष्ट्रीय एकीकरण का जनक कहा जाता है, यानी उसने उस राष्ट्र को एक करने के लिए ऑटो वान बिस्मार्क ने पूरी अपनी जान लगा दी, यानी जितना कोशिश हो सका उसने किया और इसलिए उसको राष्ट्रीय एकीकरण का जनक माना जाता है। बिस्मार्क ने लौह एवं रक्त नीति के द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता प्राप्त की। अब आते हैं जर्मनी के एकीकरण के समय क्या क्या घटनाएं हुई, इनके बारे में चर्चा हो जाए। जर्मनी के एकीकरण के समय होने वाली घटनाएं, तो जर्मनी के एकीकरण के समय क्या घटना घटी, तो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 7 वर्षों तक युद्ध लड़ा गया युद्ध, और युद्ध प्रसा की जीत के साथ समाप्त हुआ। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, इनके साथ 7 सालों तक युद्ध हुआ और अंत में प्रसा की जीत हुई और एकीकरण के जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया संपन्न हुई। 18 जनवरी 1871 को
प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की बैठक में वर्साय के महल में हुई, वर्साय के महल में हुई, जिसमें काइजर विलियम प्रथम की अध्यक्षता, याद रहे लुईस 16वां भी कहां निवासी था, वर्साय का ही था, जिसमें काइजर विलियम प्रथम की अध्यक्षता में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई। और उसमें विलियम प्रथम को, काइजर विलियम प्रथम की अध्यक्षता में ये नए साम्राज्य की घोषणा की गई, जिसमें विलियम प्रथम को वहां का सम्राट घोषित कर दिया गया। यानी जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 18 जनवरी 1871 ईस्वी में शुरू हुआ वह प्रक्रिया का दौर। 48 में कब जर्मन एक नए राष्ट्र के रूप में परिणित हुआ? 18 जनवरी 1871 ईस्वी को जर्मनी का एकीकरण कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं नए एकीकरण यानी इटली का एकीकरण पे। सब लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी चैप्टर से इन दोनों एकीकरण से ही आएंगे। क्यों भाग रहे हो? रुको थोड़ा। इटली का एकीकरण बात कर लेते। इटली का एकीकरण कैसे हुआ? 19वीं शताब्दी के मध्य इटली को 7 राज्यों में विभाजित कर दिया गया। कितने राज्यों में? 7 राज्यों में विभाजित किया गया था। पहले से वो बटे थे इटली के राज्य। अब इनमें से केवल एक राज्य जो सार्डिनिया पिडमांट था, एक इतावली राजसी सभा द्वारा शासित किया गया था। ठीक है, जो सार्डिनिया पिडमांट था यहीं पर बस एक इतावली शासन था, बाकी अन्य राज्यों में इतावली का कोई अस्तित्व नहीं था। 7 राज्य बटे थे लेकिन शासन एक छोटा सा राजसी सभा जो है सार्डिनिया पिडमांट में ही थी, इतावली इटली की। अब इटली के एकीकरण को पूरा करने में किन किन व्यक्तियों का मुख्य योगदान रहा? सबसे मुख्य नाम आता है जिउसेपे मेस्सीनी और गैरिबाल्डी। यानी एक से एक अच्छे दार्शनिक रहे जिन्होंने इस एकीकरण के सपने को पूरा किया। जिउसेपे मेस्सीनी की बात कर ले तो 1830 के दशक में इतावली गणराज्य के एक कार्यक्रम तैयार किया गया और इन्होंने 2 भूमिगत समाजों का गठन किया। 2 भूमिगत समाज का गठन किया। पहला मार्सेल्स में युवा इटली, मार्सेल्स में एक युवा इटली एक टीम थी। दूसरा बर्न में युवा यूरोप। ये देखिए मेस्सीनी के द्वारा बनाए गए 2 सामाजिक संगठन थे। मार्सेल्स में युवा इटली के नाम से और बर्न में युवा यूरोप के नाम से 2 संगठन संचालित किए गए जिउसेपे मेस्सीनी के द्वारा। और मैटरनिक ने उन्हें हमारे सामाजिक आदेश का सबसे बड़ा दुश्मन बताइए। पूछता है मैं किसने मेस्सीनी के विचारों को सामाजिक आदेश का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया? तो वो कौन थे? मैटरनिक थे। कौन थे? मैटरनिक थे। अब हम बात कर ले काउंटी कैम्बिलो डी काबूर के बारे में। तो काउंटी कैम्बिलो डी काबूर ये 1852 से 1860 ईस्वी तक पिडमांट के, जो सार्डिनिया पिडमांट था एक इतावली राज्य था, वहां के ये मंत्री थे। ठीक है, इन्होंने कूटनीतिक संधि के माध्यम से 1859 ईस्वी में ऑस्ट्रियाई सेना को पराजित किया था। क्या किया था? अपनी कूटनीतिक संधि के माध्यम से 1859 में जो ऑस्ट्रिया था उस ऑस्ट्रिया के सेना को हरा दिया था। ये एक इतावली राज्य, एकमात्र इतावली राज्य सार्डिनिया पिडमांट के क्या थे? मंत्री थे। सबसे अहम योगदान इनके बारे में अगर न पढ़ें, गैरिबाल्डी का इतिहास पूरा पूछ देगा आपसे, गैरिबाल्डी कौन थे, इनका क्या योगदान रहा,
तो सब योगदान आपके सामने है, बस ध्यान तो दीजिए। जियोसेपे गैरिबाल्डी, इन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1833 ईस्वी में मेसिनी की मुलाकात, मेसिनी से इन्होंने क्या किया, मुलाकात किया था और ये यंग इटली के आंदोलन में शामिल हो गए। जो युवा इटली और एक युवा यूरोप बना था, तो यह युवा इटली यानी यंग इटली के जो आंदोलन मेसिनी ने चालू किया था, गैरिबाल्डी उस आंदोलन में शामिल हो गए। अब क्या हुआ कि इन्होंने 1834 में पिडमांट में एक गणतंत्री विद्रोह में भी भाग लिया। ठीक है, पिडमांट में एक गणतंत्री विद्रोह में भी भाग लिया, जहां पे एक काबूल मंत्री थे। अब 1854 ईस्वी में इन्होंने इतालवी राज्यों को एकजुट करने में लगे। विक्टर इमैनुअल द्वितीय का समर्थन किया। जो ये देखिए, इतालवी राज्यों के, इन सातों इतालवी राज्यों को एक करने में जो लगे थे, जिनका नाम था विक्टर इमैनुअल द्वितीय, उनके समर्थन में आ गए। पहले मेसिनी का किया, फिर काबूल के साथ आए। यानी कि जो लोग इटली के हित के लिए, इटली के एकीकरण के लिए बातें उठा रहे थे, ये सबका समर्थन किया और यानी हर एक आंदोलन में इन्होंने, गैरिबाल्डी ने भाग लिया। इन्होंने 1860 ईस्वी में दक्षिणी इटली में एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 यानी 1000 लोगों का अभियान, 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किया। 1860 में इन्होंने 1000 लोगों के अभियान का भी नेतृत्व किया गैरिबाल्डी ने। देखिए कितना अहम योगदान, हर आंदोलन के नेतृत्व करता बने ये। अब है ये स्वयं सेवक के रेड शर्ट्स के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। ठीक है, रेड शर्ट्स के नाम से भी प्रसिद्ध हुए और गैरिबाल्डी ने 1867 में इन स्वयं सेवकों का नेतृत्व किया, जो पेपल राज्यों से लड़ने रोम गए थे। जो पेपल राज्यों से, उन स्वयं सेवकों का भी लीडरशिप लिया जो पेपल राज्य के से कहां गए, रोम तक लड़ने गए थे। सोच लीजिए, ये था गैरिबाल्डी। ठीक है, जिन्होंने पूरी तरह इटली के लिए अपनी, कहिए कि रोम पूरा लगा दिया। 1870 ईस्वी में प्रसा से युद्ध के दौरान फ्रांस ने रोम से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। ठीक है, फ्रांस ने रोम से क्या किया, अपने सैनिकों को वापस बुला लिया और अंत में पेपल राज्य इटली में शामिल हो गए। जो पेपल राज्य था, जब फ्रांस की सेना पीछे हट गई, कैसे अमेरिका की सेना हटते ही अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हो गया, वैसे ही जैसे ही फ्रांस ने रोम से अपनी सेना वापस की, अब पेपलवासी वहां पे भारी पड़ गए गैरिबाल्डी के नेतृत्व में और रोम जो है क्या हो गया, पेपल राज्य जो था इटली में शामिल हो गया। अब उस समय घटित घटनाएं, इटली के एकीकरण के समय क्या घटनाएं घटी इटली के, देखिएगा। संयुक्त इटली की घोषणा 1860 ईस्वी में हुई। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ, 1860 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण 1871 में। सेना ने दक्षिणी इटली के 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश किया और स्पेनिश किसानों को बाहर निकालने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन जीतने में सफलता हासिल की। उन्होंने जो सिसिलिया गांव में प्रवेश किया तो वहां पे जो स्पेनिश किसान थे उनको वहां से बाहर करने के लिए, जो पहले के उस क्षेत्र के जो किसान थे उनका सहयोग लिया, उनको बाहर खदेड़ने के लिए। 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को संयुक्त इटली का राजा घोषित किया गया, जो लगातार इटली के राज्यों के लिए क्या थे, लड़ रहे थे। उस विक्टर इमैनुअल द्वितीय को
1861 ईस्वी में इटली का सम्राट बना दिया गया। अब टस्कानी, मोडेना, वर्मा और पोप के राज्यों ने सार्डिनिया के साथ हाथ मिला लिया। क्या किया? सार्डिनिया के साथ हाथ मिला लिया और मार्च 1860 तक, ठीक है, मार्च 1860 तक देखिए इताली राज्यों का सर्वसम्मति से पिडमांट के साथ एकजुट किया गया और रोम सार्डिनिया का एक हिस्सा बन गया। रोम क्या हो गया? सार्डिनिया का एक हिस्सा बन गया। इस तरह से 1860 में जो प्रक्रिया संपन्न हुई, अब संपूर्ण इटली एक हो गया था। अब जाके एक हुआ, जो प्रक्रिया शुरू हुई, अब 1860 में एक बार थोड़ा हुआ, अब संपूर्ण इटली का एकीकरण कब हुआ? तो यह इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ। वो 18 जनवरी 1871 की बात, और ये इटली का एकीकरण भी 1871 ईस्वी में हुआ। जर्मनी का तो यादें है सेम। अब ग्रेट ब्रिटेन का विकास। 18वीं सदी में पहले कोई ब्रिटिश राज्य नहीं था। ब्रिटिश, वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरिश लोगों की पहचान नृ जातीय थी। कोई इनका अस्तित्व ही नहीं था। इनका ना कोई जाति, ना कोई भाषा, किसी चीज से कोई की पहचान नहीं थी। इंग्लैंड में लंबे समय से चले आ रहे राजतंत्र को 1688 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। इसके बाद राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ और जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। ठीक है, उस राज्य का जो सेंटर था, ठीक है, कंट्री वो कौन था? वो इंग्लैंड था। और साथ ही में आप बात करेंगे अगले टॉपिक की अब कि यूनाइटेड किंगडम में स्कॉटलैंड का विलय हो गया। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच 1707 के अधिनियम के द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। यानी स्कॉटलैंड जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में शामिल हो गया। इसके साथ ही आपका आयरलैंड का भी विलय हो गया। किसमें? आयरलैंड का विलय। आयरलैंड कहां पे मिल गया? आयरलैंड कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में विभाजित था और अंग्रेजों ने कैथोलिक देशों पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रोटेस्टेंटों का समर्थन कर दिया और कैथोलिकों के विद्रोह को दबा दिया। कैथोलिक कम थे, उनके क्या था, दो भागों में बटा था आयरलैंड। किसमें? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में। तो प्रोटेस्टेंटों का साथ किसने दिया? अंग्रेजों ने, और साथ में कैथोलिकों के विद्रोह को दबा दिया। और वोल्फटोन और यूनाइटेड आयरिश में 1798 के नेतृत्व में हुआ। और असफल विद्रोह के बाद, सफलता नहीं मिली उस विद्रोह का, तो आयरलैंड को 1801 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। पहले स्कॉटलैंड, फिर आयरलैंड। ठीक है, ये क्या, आयरलैंड का विलय कब हुआ यूनाइटेड किंगडम में? 1801 ईस्वी में। ये आपके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न, फटाफट आंसर देते जाइएगा। बहुत तेजी के साथ वर्क करने हैं आपको, फटाफट आंसर। यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई? 1820, 1830, 1840 या 1850? जवाब एकदम कमेंट दीजिए। 1830। निम्नलिखित में किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का सपना पूरा हो गया? मैंने बोला फ्रांस प्रसा युद्ध, फ्रांस इटली युद्ध, ऑस्ट्रेलिया का युद्ध या जर्मलाइन का युद्ध। तो वो था फ्रांस प्रसा युद्ध। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया था? सबको डेट पता है। दिसंबर 70, जनवरी 1870, जनवरी 1872, जनवरी 1871। सबको पता है कि दोनों एकीकरण 1871 के ही है।
तो बस बात जनवरी की है। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण को मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? जर्मनी के एकीकरण से पहले तो हमको याद रहे कि जर्मनी के एकीकरण से संबंधित कौन लोग हैं, इटली के एकीकरण से संबंधित कौन लोग हैं। ज्यूसेppe गैरिबाल्डी कौन थे? ये इटली के एकीकरण से है। नेपोलियन फ्रांसीसी क्रांति है। ऑटो वान बिस्मार्क थे। ठीक है, अब इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन ही नहीं, तो ऑटो वान बिस्मार्क क्या थे? उसके नेतृत्व करता थे, मुख्य भूमिका निभाई थी जर्मनी के एकीकरण की। अब है कि निम्न में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया? तो जाहिर सी बात, नाम पढ़ेंगे तो सबका नाम आएगा। इटली में कौन कौन लोग थे? पहले हमने जोसेफे मेस्सीनी को पढ़ा, हमने फिर डी कावूर को पढ़ा, फिर हमने गैरिबाल्डी को पढ़ा। ठीक है, हमने इमैनुअल द्वितीय को पढ़ा। तो ये सब लोग क्या थे? इटली के एकीकरण में सहयोग देने वाले लीडर रहे। तो अब हमारा आंसर कौन होता है? मेजनी, गैरिबाल्डी, ये भी मेजनी भी थे, और गैरिबाल्डी, कावूर, तो क्या होगा? ये सभी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। जोसेफे मेस्सीनी को, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैंने बस समझाते समय ही बताया। जोसेफे मेस्सीनी को किसने सामाजिक आदेश का दुश्मन बताया था? काउंटी कावूर थे, गैरिबाल्डी थे, कि मैटरनिक थे, कि विक्टर एमेनुअल थे? तो वो थे मैटरनिक। चलिए आगे आए। कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ने वाले हैं। गैरिबाल्डी संबंधित था इटली के एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण से, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, रूस की राज्य क्रांति से। किससे संबंधित था? तो वह संबंधित था गैरिबाल्डी इटली के एकीकरण से। ओके, गैरिबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था? ऑस्ट्रिया के लिए, जर्मनी के लिए, इटली के लिए, कि रूस के लिए? अभी ऊपर देख रहे हो। ठीक है, तो इटली के लिए। ओके, आगे आइए। ये तो हो गया है ना? हाँ, एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया? 1680, ये 1660 है, 1652 है, 1672 है, 1696 है, ये 72, 60, 96, 1688। इसका जवाब मैंने आपको ग्रेट ब्रिटेन के विकास में मैंने बताया है। इसका आप जवाब आप तुरंत दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं देखूंगा कि कौन तेजी के साथ इसका कमेंट, सबका तो आंसर मैंने बता ही दिया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब ऐसे ही डेली आपकी क्लासेस चलेगी। मैंने कहा आपको अनअकैडमिक पे भी मैं अब क्लास स्टार्ट कर चुका हूं। आप पीयूष कुमार सर्च करें सामाजिक विज्ञान, आपको सोमवार, बुधवार और शुक्रवार रात 9 बजे, जहां पे आप एक पोल के साथ, रेज हैंड के साथ आप हमसे बातें कर सकते हैं और एक बिग कंपटीशन में, बच्चों के साथ होने वाले एक बड़े कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने आप को क्या है सबसे बड़ा सिद्ध करने के लिए लग जाइए। कंपटीशन इतना तगड़ा होता है, वहां पे लोगों के बीच लाइव सेशन चल रहा होता है, तो बहुत ही उसमें ऐसा कंपटीशन, और वो भी सामाजिक विज्ञान में। सोचो कितना आगे आप जाओगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। और सबसे अहम बात, जिसने अभी भी शुभम क्लासेस के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए गुड लक।